हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं हर संडे की तरह दी कंटा पे शो का एपिसोड नंबर 65, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड कंटेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी कंटा पे शो से बाहर एक भी क्वेश्चन जाता ही नहीं। तो भाई फोकस के साथ हर एक एपिसोड को फॉलो करते रहिएगा। और आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट बने, इसलिए आज का एपिसोड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो भाई पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। अब तक आपको पता था लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक का, उसी के साथ साथ अब थर्ड एडिशन भी लॉन्च हो चुका है जनरल अवेयरनेस की दोनों बुक का। आप इसको कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक साथ परचेज करने पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फटाफट चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिमिटेड स्टॉक है, फटाक से खत्म हो जाता है क्योंकि डिमांड बहुत जबरदस्त आ रही है। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि आपके सामने ये रहा। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत 85वें स्थान पर। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसकी एग्जाम में लिखी हो सकती है सीपीआई, कंफ्यूज मत होइएगा। हर साल फ्रेंड्स ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार टोटल 180 देशों के ऊपर सर्वे किया गया है और रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को 85वां स्थान मिला है, मतलब 85 रैंक भारत को मिली है। यानी कि यह देखा जाता है कि किस देश के अंदर करप्शन का लेवल क्या है, करप्शन का स्टेटस क्या है, करप्शन का स्तर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उस देश को रैंक दी जाती है। और साथ ही स्कोर भी प्रोवाइड किए जाते हैं 0 से 100 तक। मतलब अगर किसी देश के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है तो उसको 0, 1, 2, 3 इस तरीके से स्कोर दिया जाता है। अगर किसी देश के अंदर करप्शन नहीं है उसको हाईएस्ट स्कोर दिया जाता है और उसको रैंकिंग भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। इस बार इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 180 कंट्रीज लिस्टेड थी, मतलब 180 कंट्रीज के ऊपर यह सर्वे किया गया। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मैंने यहां पर नाम लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग पता चला है कि भारत 85वें स्थान पर है। भारत एक पायदान खिसक गए, यानी कि काफी अच्छा सुधार हुआ है। 2020 की रिपोर्ट में भारत 86वें स्थान पर था और इस बार भारत को 85वीं रैंक मिली है। अगर आप स्कोर की बात करें कि भारत को स्कोर कितना मिला है 100 में से, तो भारत को 40 स्कोर मिला है, जिससे भारत 85वें रैंक पर पहुंच चुका है। अब डेफिनेटली आपके माइंड में एक और क्वेश्चन बन रहा होगा कि भैया भारत की तो हमें रैंकिंग का पता चल गया, अब भारत के एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है, उसे कितनी रैंक मिली है। तो भाई पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में 140वीं रैंक मिली है, अंक उसको प्राप्त हुए 28, यानी कि करप्शन के मामले में पाकिस्तान काफी ज्यादा आगे है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक कौन सी कंट्रीज को मिली होंगी। इस रिपोर्ट में डेनमार्क, न्यूजीलैंड तथा फिनलैंड, साथ ही नॉर्वे 88 मार्क के साथ, यानी कि अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। यानी कि ये देश ऐसे हैं जहां पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है या फिर ना के बराबर बहुत ही कम है। तो भाई ये एक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2021 के लिए जारी की गई है, यानी कि 2021 को पूरा एनालाइज करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट है आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ ने घोषित किया टीम का नाम, लखनऊ सुपर जायंट्स होगा टीम का नाम। सब लोग ये तो जानते हैं कि इस बार जो आईपीएल होगा उसमें टोटल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। अब तक 8 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, 2 नई टीमें इस बार ज्वाइन होंगी, जिसमें से एक लखनऊ और एक अहमदाबाद टीम रहेंगी। काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि इन टीमों का नाम क्या होगा। लखनऊ टीम ने अपना ऑफिशियल नेम अनाउंस कर दिया है 25 जनवरी को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के थ्रू। लखनऊ टीम का जो नाम होगा आप देखिए, वो होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, लखनऊ सुपर जायंट्स। जायंट्स का मतलब होता है, मतलब दिग्गज, विशाल, विशाल का है। ठीक है, तो लखनऊ टीम का ये नाम रहने वाला है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते, आपको ये आईपीएल में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको यार ये रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है आईपीएल से। भाई लखनऊ टीम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सबसे महंगी टीम मानी जा रही है। और अभी दुबई में जब इसकी बोली लगी थी, इसकी बोली कितने में लगी थी, लगभग 7090 करोड़ में इसकी बोली जीती गई। और किसने इस टीम को खरीदा, इस टीम के मालिक कौन है, वो है आरपी संजीव गोयना का ग्रुप के मालिक, जो कि कलकत्ता के एक बहुत बड़े उद्योगपति है।
क्लियर है। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि भैया आईपीएल में लखनऊ टीम पार्टिसिपेट तो करेगी, लेकिन इसका कैप्टन कौन होगा? तो लखनऊ टीम का जो कैप्टन होंगे वो होंगे केएल राहुल, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। काफी टाइम पहले लखनऊ टीम ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी कि लखनऊ टीम की जो कैप्टन होंगे वो केएल राहुल होंगे। पता चल गया लखनऊ टीम का नाम क्या है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स है। इसके जो कैप्टन होंगे केएल राहुल होंगे। किसने बोली जीती, किसकी ये टीम है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, याद रखिएगा। हालांकि अहमदाबाद टीम का अभी नाम सामने नहीं आया है, टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, एनटीपीसी में आईपीएल को बहुत ज्यादा कवर किया गया था, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। चौथा कौन सा है? पद्मश्री। हाल ही में 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई, यानी कि जो 2022 में पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड दिए जाएंगे, उनके नाम अनाउंस कर दिए गए। ठीक है, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिनको पद्म विभूषण मिलेगा मरणोपरांत, वो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत। आपको पता है 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश के चलते इनका निधन हो गया था तमिलनाडु में, तो फाइनली इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं के साथ साथ 3 और ऐसी हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा 2022 के अंदर। पद्म विभूषण इस टाइप का ये दिखाई देता है। नाम मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है। ये 4 हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा 2022 का, जिसमें से मिस प्रभा आत्रे है जो कि आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, महाराष्ट्र की है। साथ ही सेकंड श्री राधे श्याम खेमका है जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये भी इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। साथ ही जनरल बिपिन रावत है, सिविल सर्विस, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। साथ ही श्री कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, साथ ही उत्तर प्रदेश से। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा। 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला, भारत ओरिजिन, उनको दिया जाएगा। साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण दिया जाएगा। बाकी पद्म भूषण की पूरी लिस्ट है। साथ ही 107 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट हुई है। क्लियर होगा? पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 107 लोगों को। याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता। सबसे पहले समझते हैं TX2 पुरस्कार है क्या? TX2 पुरस्कार है क्या? तो भाई भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने यह पुरस्कार जीता है। बात हो रही है टाइगर रिजर्व की। भारत के अंदर टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जीता है, या फिर यह पुरस्कार दिया गया है। TX2 पुरस्कार का मतलब क्या है? यह किसको दिया जाता है? कौन से टाइगर रिजर्व को दिया जाता है? यह पुरस्कार 2010 में शुरू किया गया था। यह उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जो टाइगर के संरक्षण में जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हो, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइगर का संरक्षण किया हो। TX2 का मतलब ही आप देख लिए, T4 होता है हमारा टाइगर, X मतलब इंटू मल्टीप्लाई मतलब कि, और इंटू 2 मतलब टाइगर 2 गुना हुए हों, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है 2010 के बाद इन्होंने, मतलब इस टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर की जो जनसंख्या है वो 2 गुनी हुई है। टाइगर की जो जनसंख्या है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 2010 के बाद से लेकर अब तक वो 2 गुनी हुई है। ठीक है, टाइगर इंटू 2, 2 गुना मतलब टाइगर का होना, इसलिए इस टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही नेपाल के एक टाइगर रिजर्व को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ गए क्या है टाइगर TX2 पुरस्कार? तो भाई ये जो सत्यमंगलम नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। मैंने लिख दिया तमिलनाडु के इरोड जिले में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत के अंदर टोटल 52 टाइगर रिजर्व है और 2018 और 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग 52 टाइगर रिजर्व जो कि 20 राज्यों में पड़ते हैं भारत के, उनके अंदर 2967 टाइगर हैं, मतलब टाइगर रह रहे हैं। पता चल गया भारत के अंदर टोटल
टाइगर की जनसंख्या कितनी है? 2967। क्लियर है? दुनिया भर में सबसे ज्यादा टाइगर ये माना जाता है कि वो भारत के अंदर ही है। इंपॉर्टेंट है भाई, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है, जरूर आएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। हाल ही में वक्त 25 जनवरी गई है, तो उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतलब कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया गया। यह दिवस मनाने का सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि यह फील किया गया, यह नोट किया गया था कि लोग मतदान के प्रति रुझान कम हो रहा है, लोग मतदान में इंटरेस्ट कम ले रहे थे। इसलिए इस दिन का ये दिन बनाया गया, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और इसी उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है ताकि समाज के अंदर हम अवेयरनेस फैला सके, लोगों को वोट का महत्व बता सके। वोट देना किसी भी कॉमन मैन का अधिकार है, हर एक इंसान को वोट देना चाहिए अगर आप वोट देने के लिए एलिजिबल है। इसलिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है एक नई थीम के साथ। इस बार भी 25 जनवरी को एक नई थीम के साथ मनाया गया। थीम क्या था? नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने थीम नीचे लिख दिया है। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यह इस बार का थीम था। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, इस बार का ये थीम था, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस बार गणतंत्र दिवस पर इकलौती महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल रही। डेफिनेटली आपने राफेल गर्ल के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने भारत में सबसे पहले राफेल फाइटर जेट को उड़ाया था। जी हां, उनका नाम है शिवांगी सिंह, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और 2022 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली इकलौती महिला रही है ये शिवांगी सिंह, जिन्होंने राफेल फ्लाइट को उड़ाया, राफेल फाइटर जेट को इन्होंने उड़ाया। इससे पहले ये मिग 21 को भी उड़ा चुकी है। चर्चा में ये इसलिए ही है क्योंकि शिवांगी सिंह देश की पहली और इकलौती महिला पायलट है जिन्होंने राफेल फ्लाइट प्लेन से उड़ान भरी है। हालांकि रिपब्लिक डे पर वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कंठ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने 2021 रिपब्लिक डे पर भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया था। ठीक है, पहली भारतीय महिला तो ये है वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली फाइटर लेफ्टिनेंट। और दूसरी कौन बन गई है? वो है शिवांगी सिंह। लेकिन ये वो पहली महिला है जिन्होंने राफेल से उड़ान भरी। क्लियर है? राफेल से उड़ान भरने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। और रिपब्लिक डे पर वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कंठ, जिन्होंने 2021 रिपब्लिक डे की झांकी में हिस्सा लिया था। क्लियर है? समझ गए? और इस बार रिपब्लिक डे पर शिवांगी सिंह इकलौती महिला थी हिस्सा लेने वाली वायुसेना की झांकी में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नाम का एक ऐप लॉन्च किया। फ्रेंड्स, जो डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च की गई है लोकसभा सचिवालय के द्वारा, ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के दिमाग की उपज बताई जा रही है। और ये एक काफी इनिशिएटिव आइडिया है। ये डिजिटलाइजेशन के तहत लॉन्च की गई है, यानी कि संसद को 98% पेपरलेस बनाने की तरफ यह कदम उठाया गया है। सब जगह पेपरलेस हो रहा है। 2021 में पहली बार भारत के अंदर पेपरलेस बजट पास किया गया। अब संसद को भी 100% पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है। और इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद संसद 98% पेपरलेस हो गया है। संसद के अंदर जो सदस्य हैं वो तो इसका लाभ उठा पाएंगे, यानी कि जो पर्सन कॉल होता है उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे, साथ ही अपना पर्सन वगैरह सब कुछ सबमिट कर पाएंगे। साथ ही संसद कब आरंभ हो रहा है, कौन सा सत्र कब आरंभ हो रहा है, साथ ही कौन सा सत्र कब स्थगित हो रहा है, कौन कौन से सदस्य किस सत्र में हिस्सा लेंगे आने वाले, ये सभी जानकारी जो संसद के सदस्य हैं वो इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करके रजिस्टर करके ले पाएंगे। साथ ही जो भारत के नागरिक हैं उनको डायरेक्टली संसद के साथ जोड़ा जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। यानी कि संसद में अब तक
जिन बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है या फिर आने वाले टाइम पर होंगी, वो सभी चर्चाएं हम इस एप्लीकेशन के अंदर देख पाएंगे। और साथ ही जो 2022 का बजट सत्र होगा उसको भी हम लाइव देख पाएंगे इस डिजिटल संसद के ऊपर। और आने वाले जितने भी संसद की महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, जितने भी मुद्दे होंगे, उसका सीधा प्रसारण एक कॉमन मैन यानी कि भारत के नागरिक तक किया जाएगा। आप सभी इस एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो, तो काफी अच्छा कदम है। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च की है। आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय, या फिर ये किसके दिमाग की उपज थी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला, उनकी उपज थी। और राष्ट्रीय सभा के कौन होते हैं सभापति, आपको बताएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि वेंकैया नायडू है। बेसिक सी नॉलेज है यार, पता होगा इतना तो। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना दूसरी बार बनी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई इंडियन महिला क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हो। और ऐसा स्मृति मंधाना के साथ दूसरी बार हुआ है। सबसे पहले 2018 में इनको बेस्ट क्रिकेटर चुना गया था, और अब दोबारा से इनको स्मृति मंधाना को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। और आईसीआई ने इनको खुद प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है, क्योंकि 2021 में इन्होंने टोटल 22 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 855 रन बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। अपने आप में काफी बड़ा रन रेट इन्होंने हासिल किया है। बेस्ट वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट बन गई है स्मृति मंधाना। याद रहेगा, इंपोर्टेंट है, इंडियन महिला क्रिकेट टीम की ये एक प्लेयर है। नेक्स्ट है, और हाँ एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था इनसे रिलेटेड, इनका पूरा नाम पूछा गया था। स्मृति मंधाना ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, एनटीपीसी के एग्जाम में इनका पूरा नाम पूछा गया था। स्मृति मंधाना का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है, और साथ ही पीवी सिंधु का भी पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, पीवी सिंधु का तो आपको पता ही होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पुष्करला वेंकटा सिंधु उनका नाम है। और साथ ही स्मृति मंधाना का पूरा नाम है स्मृति श्रीनिवास मंधाना। ठीक है, स्मृति श्रीनिवास मंधाना इनका पूरा नाम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। हाल ही में फ्रेंड्स 25 जनवरी गया है, इसी दिन भारत के अंदर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया। याद रखिएगा, बात हो रही है नेशनल टूरिज्म डे की, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, लेकिन वो 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल टूरिज्म डे जो कि केवल भारत के अंदर मनाया जाता है, वो यानी कि जिसको भारत के लोग मनाते हैं, वो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी साफ साफ है, जो पर्यटन स्थल हैं भारत के, उनको प्रमोट करना, उनके बारे में जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचाना। साथ ही भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो पर्यटन स्थल है, भारत का जो सौंदर्य है, वो वर्ल्ड वाइड में प्रमोट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट कर सके भारत के अंदर। और आपको पता होगा, किसी भी देश का जो इकोनॉमिक सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, वो उस देश के पर्यटन टूरिज्म सिस्टम के ऊपर ही करती है। ठीक है, तो इसीलिए इस देश की मतलब इस दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाता है कि जो टूरिज्म है उसका महत्व लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसकी महत्ता लोगों को बताई जाती है। ये दिन हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इस बार इसका ही थीम था। और ये नेशनल टूरिज्म डे की बात हो रही है, 25 जनवरी और 27 जनवरी को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। आगे चले, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इसका कई बार जिक्र कर चुका हूं आपके सामने, और इंपॉर्टेंट करंट इवेंट भी है। जो एयर इंडिया अब तक गवर्नमेंट एयरलाइन थी, फाइनली दोबारा से उसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, और इसको आधिकारिक तौर पर 2 दिन पहले ही टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया। यानी कि अब ये एक गवर्नमेंट एयरलाइन नहीं रही, ये फिर से टाटा ग्रुप के अंडर आ चुकी है। ठीक है, अब फाइनली हो चुका है। आपको पता है 2021 दिसंबर में सबसे ज्यादा जो हैवी बोली लगाई थी वो टाटा ग्रुप ने ही लगाई थी, लेकिन फाइनली अभी 2 दिन पहले जनवरी में ही टाटा ग्रुप को इसके पूरे अधिकार मिल चुके हैं। टाटा ग्रुप के अंडर ये कंपनी आ चुकी है। ये जो पूरी डील थी इस प्राइवेटाइजेशन की, वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए की डील थी इस कंपनी की। और आपको बता दूं, ये कंपनी जो फाउंड हुई थी, इस कंपनी का जो गठन हुआ था, वो टाटा ग्रुप ने ही किया था लगभग 1932 में। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, 1932 में मुंबई में
टाटा एयरलाइन इसका नाम था जब इसका गठन हुआ था। उसके बाद ये गवर्नमेंट हो गई। 29 जुलाई 1946 को एयर इंडिया इसका नाम रख दिया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर फिलहाल इसका है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयर इंडिया लिमिटेड था, लेकिन अब इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप हो चुका है। ठीक है, JRD टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने इसका गठन किया था, यानी कि इसकी शुरुआत की थी 1932 में। तो फाइनली लगभग 74 साल बाद फिर से ये टाटा ग्रुप के अंडर आ चुकी है। तो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के बन सकता है। नेक्स्ट है 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के बीच में, एजुकेशन का महत्व लोगों को बताया जाता है। आपको भी पता होगा एजुकेशन की क्या महत्वता है आज समाज के बीच में, लेकिन आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं, या फिर कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो यार लोगों तक, देश के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक शिक्षा का महत्व पहुंचाने के लिए और शिक्षा को पहुंचाने के लिए, साथ ही जो शिक्षक हैं उनके योगदान को याद करने के लिए और शिक्षकों को सम्मान प्रदान करने के लिए हर साल ये दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, एक नए थीम के साथ। इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का जो थीम था वो नोट डाउन कर लीजिए। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन डे का थीम नोट करिए, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस बार थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ओलंपिक 2020 टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय थे। जैवलिन थ्रोवर है, आप सभी को पता होगा, बहुत सारे मेडल इन्होंने जीत रखे हैं। गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। इंडियन आर्मी के अंदर राजपूताना राइफल में ये आपको इतना पता होगा सूबेदार की पोस्ट पर है। क्लियर है। फाइनली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा है। परम विशिष्ट सेवा पदक खिलाड़ियों मतलब जो स्पोर्ट फील्ड है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना है वो जो सेना है, ठीक है, भारत की सेना है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर भारत के जो सशस्त्र बल है उनसे रिलेटेड है। यानी कि जो भारत के सेना के जो कर्मी होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, देश के लिए उनके योगदान के लिए ये मेडल उनको दिया जाता है। और आपको बता चुका हूं इंडियन आर्मी के अंदर ये सूबेदार की पोस्ट पर अपॉइंट है, इसीलिए इनको ये पदक दिया जा रहा है। नाम क्या है पदक का? परम विशिष्ट सेवा पदक है। इस तरीके का ये पदक दिखाई देता है दोनों साइड से, और ये नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परम विशिष्ट सेवा मेडल इसका नाम है। नेक्स्ट है रूस ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लाशनिकोव आसफाल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है। मैंने आपको एक दिन फिर एपिसोड में ये याद दिलाया था कि भारत की और रूस की एक डील हुई है जिसमें रूस भारत को कुछ लाख, लगभग 6 लाख या 6,70,000 के पास AK-203 राइफल देगा। फाइनली रूस ने भारतीय सशस्त्र बलों को लगभग 70,000 AK-203 राइफल दे दी है। यह माना जाता है कि जो AK-203 राइफल है यह दुनिया की सबसे दमदार राइफल है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, ये पूरा लगभग 5,124 करोड़ का प्रोजेक्ट था, यानी कि 5,124 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 70,000 राइफल भारत के सशस्त्र बलों के पास आ चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कौन से देश ने भारत के सशस्त्र बलों को AK-203 राइफल सौंप दी है, तो आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी बन सकता है, केवल ये नहीं कि आपने 70,000 AK-203 राइफल रट लिया, नहीं, कौन से देश से रिलेटेड है? रूस से रिलेटेड है। ये चीजें भी याद रखनी होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल दिया जाता है और ये टोटल 6 फील्ड के बच्चों को दिया जाता है। कौन कौन से 6 फील्ड के बच्चों? सबसे पहले तो 2022 का रिकॉर्ड देख लीजिए,
14 लड़कियों सहित टोटल 29 बच्चों को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र हमारा नवाचार यानी कि इनोवेशन है, साथ ही खेल है, शैक्षिक उपलब्धियां हैं, समाज सेवा है, कला और संस्कृति, साथ ही बहादुरी है। यानी कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ इनोवेटिव किया हो, कुछ नया किया हो, साथ ही खेल में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी हो, या फिर शिक्षा में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करी हो, या फिर समाज सेवा में अपना हाथ बढ़ाया हो, समाज सेवा में अपना योगदान दिया हो, या फिर संस्कृति और बहादुरी दिखाई हो, संस्कृति को आगे लेकर गए हो, संस्कृति को बढ़ावा दिया हो भारत की, उन सभी बच्चों को दिया जाता है इन 6 क्षेत्र में। तो 2022 में टोटल 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? टोटल 29 बच्चों को दिया गया, जिसमें से टोटल 14 लड़कियां थी। यह भी क्वेश्चन बन सकता है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसको कौन देता है? भारत के प्रधानमंत्री देते हैं। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज को डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले डीसीजीआई कौन है, ये क्या है, मंजूरी देने वाला कौन होता है? पहले भी आपको बता चुका हूं, डीसीजीआई का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की अपनी एक संस्था है जिसके हेड है फिलहाल डॉक्टर वीजी सोमानी। क्लियर है? इन्होंने ही जो भारत बायोटेक है इसने एक वैक्सीन बनाई है, इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज बनाई है। ठीक है, यानी कि जो तीसरी प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, बूस्टर डोज है, वो भारत बायोटेक ने बनाई है। और फाइनली डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की जो ये बूस्टर डोज है जिसका नाम इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज है, इसके इमरजेंसी इसके ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। ये डोज स्पेशल है, यानी कि ये जो वैक्सीन है काफी स्पेशल है। ये है इंट्रानेजल, यानी कि ये इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगाई जाती, सीरीज के थ्रू नहीं लगाई जाती, ना ही पोलियो की तरह इसको पिलाया जाता है। ये एक नेजल डोज है, यानी कि नाक के थ्रू इस डोज को दिया जाता है, यानी कि इंसान के नाक में कुछ बूंदें डाली जाती है जिससे ये डोज दी जाती है, यानी कि इसके बाद वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जो इंट्रानेजल कोविड बूस्टर डोज है ये किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। इंट्रानेजल का मतलब क्या होता है, किस टाइप की डोज है? ये एक नेजल डोज है, यानी कि जो नाक से दी जाती है, नाक में कुछ बूंदे डाल के इस डोज को दिया जाता है। क्लियर है? और इस डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डीसीजीआई के हेड कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है? फिलहाल कौन संभाल रहा है इसकी पोस्ट? डॉक्टर वीजी सोमानी। नेक्स्ट है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि हर साल भारत के अंदर 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भी भारत के अंदर इसलिए मनाया जाता है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, साथ ही जो गर्ल चाइल्ड है यानी कि जो बालिका हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनके अधिकार दिलाना, उनके अधिकारों का सम्मान करना, बालिकाओं को समाज में समान अवसर दिलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और यहां पर बात हो रही है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की। ये वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है, लेकिन वो मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। दोनों अलग अलग है, एग्जाम में अगर पूछ ले जाए कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, और जो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम जो है वो अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू मतलब अनाउंस नहीं किया गया, तो इस बार अभी इसका कोई थीम नहीं है। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। ये क्वेश्चन बना था एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। यानी कि हर साल एक लिस्ट जारी की जाती है ब्रांड फाइनेंस के नाम से, और 2022 की भी लिस्ट जारी की गई जिसमें वर्ल्ड वाइड की टॉप 500 कंपनीज यानी कि टॉप 500 ब्रांड लिस्टेड होती है और उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको रैंक प्रोवाइड की जाती है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन सी
ब्रांड की सबसे ज्यादा वैल्यू चल रही है। तो लगातार दूसरी बार एप्पल जो कंपनी है अमेरिका की, इसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है और ये टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू है वो एप्पल की है। लगभग 355 बिलियन डॉलर्स इसकी ब्रांड वैल्यू चल रही है। नंबर सेकंड पर जो है वो अमेजोन है, नंबर थर्ड पर गूगल रही है, नंबर फिफ्थ पर माइक्रोसॉफ्ट रही है, नंबर फोर्थ पर माइक्रोसॉफ्ट, नंबर फिफ्थ पर वॉलमार्ट रही है और बाकी की 6, 7, 8, 9, 10 कंपनियां यहां पर है, यानी कि इनकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। ये देखिए, द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स 2022। याद रखिएगा, आपको एप्पल याद रखने, फर्स्ट है, सेकंड पर हमारा अमेजोन है, थर्ड पर गूगल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट BA.2 की पहचान की गई। लो भाई, अब इसकी कमी थी। तो फाइनली फ्रेंड्स, ओमिक्रॉन जो है उसके एक और नए सब वेरिएंट की पहचान की गई है, जिसको नाम दिया गया है BA.2। यानी कि जो ये सब वेरिएंट है इसकी पहचान BA.2 के नाम से की गई है। अगर एग्जाम में BA.2 के नाम से किसी वायरस के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है कि BA.2 कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक नया सब वेरिएंट है, जिसकी हाल ही में खोज की गई है, हाल ही में पहचान की गई है। ये ओमिक्रॉन के ही सिमिलर है, क्योंकि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। साथ ही फिलहाल ये यूरोप और एशिया के अंदर तेजी से फैला रहा है और इसका जो निकनेम है वो स्टील्थ है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। BA.2 जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, इसका जो निकनेम है वो स्टील्थ है, इसका निकनेम स्टील्थ है। और आपको पता है कुछ ही टाइम पहले, शायद नवंबर 2021 में ही ओमिक्रॉन की पहचान की गई थी। ओमिक्रॉन का जो नाम था B11529 इसको नाम दिया गया था और इसको WHO के थ्रू वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया था। दोस्तों 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। एक तो BA.2 क्या है, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। BA.2 का जो निकनेम है स्टील्थ रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न B11529 यानी कि ओमिक्रॉन था। क्लियर है? तो भाई ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नोट भी किया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू होती है, इसीलिए हम एक हफ्ते में लेकर आते हैं दी करंट अफेयर शो को। अपने दोस्तों का शेयर करिए, उनको बताइए कि सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर आता है वो वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर शाम 5 बजे आता है हर संडे। तो भाई PDF आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप एप्लीकेशन के ऊपर सर्च कर लीजिएगा वे टू सक्सेस, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, छोटी मोटी अनाउंसमेंट आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दी करंट अफेयर शो एवरी संडे तो आता ही है। साथ ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, साथ ही आपको एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स और भी मैराथन वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूं। बुक्स के बारे में कई बार बता चुका हूं, लिमिटेड स्टॉक है, कॉम्बो परचेज कर लीजिएगा। लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक, साथ ही दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक का 3rd एडिशन है। इंपोर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी और पूरा जनरल अवेयरनेस डिटेल से कवर है। केवल इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमने बुक्स के अंदर डाला हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।